हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रंथि। ग्रंथ क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ग्रंथि होती क्या है। हेडिंग हम लोग लगाएंगे ग्रंथि। इसको इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड्स। ठीक। जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि को एक प्रकार से गांठ भी कहा जाता है ना, क्योंकि ये देखिए गांठ के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होती है जो ग्रंथि होती है। अब ये ग्रंथि जो होती है अलग अलग कार्य के कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ग्रंथ के विषय में जानेंगे कि ग्रंथि क्या होती है। ठीक। तो देखिए, कुछ कोशिकाएं या कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो विशेष प्रकार के हार्मोन या एंजाइम या किसी भी प्रकार का विशेष प्रकार के स्राव निकालते हैं, है ना। क्या होते हैं कि कुछ कोशिकाएं या ऊतक विशेष प्रकार का स्राव निकालते हैं विशेष प्रकार का स्राव निकालते हैं। विशेष प्रकार का स्राव निकालते हैं। विशेष प्रकार का स्राव निकालते हैं। ठीक। कुछ कोशिकाएं होती हैं, चाहे कोशिका हो चाहे ऊतक, इनका जो समूह होता है वो एक विशेष प्रकार का स्राव निकालते हैं। कोशिकाएं ऊतक विशेष प्रकार के स्राव को निकालते हैं और इन्हीं के समूह को, इन्हीं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं ना। इन्हीं के समूह को ग्रंथि कहते हैं। इन्हीं के समूह को ग्रंथि कहते हैं। किनके समूह को? कि भाई जो कोशिका होती है या ऊतक है, बात एक ही है ना। क्योंकि कोशिका, हम लोग जानते हैं कि कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है। तो कोशिका कहे या ऊतक, तो बात थोड़ा सा चरण की बात है, स्टेप की बात है। कोशिकाएं अगले स्टेप में ऊतक का ही निर्माण करती हैं। और कुछ विशेष प्रकार के ऐसे ऊतक होते हैं जो क्या करते हैं, विशेष प्रकार का स्राव निकालते हैं, है ना। तो ऐसे ऊतकों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रंथि कहेंगे। ठीक। ऐसे ऊतकों के समूह को क्या कहा जाता है, ग्रंथि या गांठ कहा जाता है। ठीक। ग्रंथियां जो होती हैं, अगर हम इनके प्रकार की बात करें तो ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ये ग्रंथ कहते हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं, है ना। जो ग्रंथियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। तो इसको हम लोग हटाएंगे और ग्रंथियों के जो भी प्रकार हैं यहाँ पर देखेंगे। ग्रंथियों के जो 3 प्रकार है, तीनों में पहला प्रकार है नलिका युक्त ग्रंथि, है ना। अर्थात जिनका स्राव नलिकाओं के माध्यम से बाहर निकलता है उन्हें नलिका युक्त ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक। नलिका युक्त ग्रंथि, देखिए उनके स्राव के आधार पर ही ग्रंथियों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है नलिका युक्त ग्रंथि। ये जो नलिका युक्त ग्रंथि है, इसे हम लोग बाह्य स्रावी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। नलिका युक्त ग्रंथि या बाह्य स्रावी ग्रंथि।
बाह्य स्रावी ग्रंथि। ठीक, जो नलिका युक्त ग्रंथि होती है इसे बाह्य स्रावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है ये अपने स्राव को बाहर नलिका के माध्यम से या एक नली के माध्यम से अपने स्राव को, जो भी इनका स्राव बनता है उस स्राव को नली के माध्यम से ये बाहर निकालने का कार्य करती है। इस वजह से इसे बाह्य स्रावी या नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पर आपका, अच्छा इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो नलिका युक्त ग्रंथि होती है ये किसका स्राव करती है ना। हमेशा के लिए याद रखना कि जो नलिका युक्त ग्रंथि होगी या जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है ये हमेशा एंजाइम का स्राव करती है ना। एंजाइम हो गया, पसीना हो गया, आंसू हो गया, इन सब का स्राव करती है। तो अलग अलग ग्रंथियां हैं जो अलग अलग का स्राव करती हैं। ठीक, लिखिएगा इसमें नलिका युक्त ग्रंथि में पहली है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है ये किसका स्राव करती है? लार का, है ना। लार में क्या क्या चीज़ें होती हैं? लार में टायलिन नामक एंजाइम होता है ना, जो क्या करता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च या मंड को पचाने का कार्य करता है। ठीक, नंबर 2 पर है, या बी करके मैं लिखता हूँ, पसीना ग्रंथि। पसीना ग्रंथि को स्वेद ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, स्वेद ग्रंथि। ठीक, और तीसरे नंबर पर है दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि, ठीक, दुग्ध ग्रंथि तो जो स्वेद ग्रंथि होती है ये हमारी त्वचा में पाई जाती हैं, है ना, जो क्या करती हैं, पसीने का स्राव करती हैं। इसके बाद दुग्ध ग्रंथि वक्ष स्थल पर पाई जाती है, जो किसका स्राव करती है? दुग्ध के स्राव को प्रेरित करती है या दुग्ध का स्राव करती है। ठीक, अगला नंबर है अश्रु ग्रंथि। अश्रु, अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि क्या करती है? आँख में पाई जाती है, और कभी किसी कारणवश यदि हमें रोना पड़ता है तो देखिए वो दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है। दुख में भी हम लोग रोते हैं, सुख में भी कभी कभी हमारी आँख से जब बहुत ज़्यादा खुशी अचानक से मिल जाती है तो ऐसे में हमारी आँखों से पानी निकलने लगता है। ठीक, तो उस समय जो अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं यही एक्टिव हो जाती है और ये अपने स्राव को बाहर निकालने लगती है ना, जिसकी वजह से हमारी आँख से पानी निकलने लगता है। ठीक, तो किसके वजह से होता है? अश्रु ग्रंथि के माध्यम से। ठीक, और अगला नंबर है यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो यकृत होती है, यकृत भी एक प्रकार की ग्रंथि है, होती है ना, जो किसका निर्माण करती है? यकृत, यकृत करती है पित्त रस का निर्माण, है ना। पित्त रस का निर्माण कौन करती है? यकृत करती है। और यही पित्त रस कहाँ पर स्टोर होता है? पित्ताशय में स्टोर होता है। यकृत में ही पित्ताशय पाया जाता है और पित्ताशय में ही स्टोर होता है कौन? पित्त रस। याद रखना, कई कई बार ये बात भी आ जाती है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है। कई बार परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न देखने को मिला है, पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो याद रखना, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। पित्ताशय पर मत टिक लगाना। ठीक, और पित्त रस जो होती है ये स्टोर होती है कहाँ पर? पित्ताशय में। ठीक, तो ये भी एक ग्रंथि है। अच्छा, इसके विषय में एक बात ये जानते रहना कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे
बड़ी ग्रंथि, ठीक। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है ना। और ये किसका निर्माण करती है? ये पित्त रस का निर्माण करती है, ठीक। अगला नंबर है EF। एफ पर कौन है? जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। अच्छा, जठर ग्रंथियां क्यों लिखा गया? क्योंकि देखिए जो जठर ग्रंथियां होती हैं ये संख्या में बहुत सारी होती हैं और पाई कहाँ जाती है? जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय की आंतरिक दीवार में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां। ये भी क्या करती हैं? ये स्राव करती हैं किसका? एंजाइम का स्राव करती हैं ना। जो जठर ग्रंथियां होती हैं ये एंजाइम का स्राव करती हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं? हमारे भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, ठीक। इसमें स्राव होता है HCl स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, और भी एंजाइम यहाँ से स्रावित होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर साधारण सी बात से ये जानना है कि भाई नलिका युक्त जो ग्रंथियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं ना, क्या स्राव करती हैं? लार ग्रंथि, ये लार का स्राव करती है। और यहाँ पर लिखना ये प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 1.5 लीटर यानी कि लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव होता है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन या एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। किसके माध्यम से होता है? लार ग्रंथियों के माध्यम से। और यही जो लार ग्रंथियां होती हैं इसमें ध्यान दीजिएगा कि हमारे मुख में ये पाई जाती हैं। स्थिति इनकी कहाँ पर है? हमारे मुख में। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है ना। पहली है कर्णपूर्व, दूसरी है अधोहनु, तीसरी है अधोजिह्वा, ठीक। तो ये बात याद रखना कि जो लार ग्रंथियां होती है कहाँ पर पाई जाती है? हमारे मुख में पाई जाती हैं। और मुख में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। एक होती है कर्णपूर्व, एक होती है अधोहनु, एक होती है अधोजिह्वा, है ना। ये सारी किसका स्राव करती हैं? ये सब मिलकर उसका स्राव करती हैं, एंजाइम का, है ना, जो क्या करते हैं? हमें भोजन पचाने में मदद करते हैं, ठीक। दूसरी श्वेत ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती है? हमारी त्वचा में पाई जाती है, जो क्या करती है? पसीने का स्राव करती है। देखिए जब हम कोई कार्य करते हैं, कार्य ज़्यादा मेहनत से करते हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी ज़्यादा लगती है ना, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से पसीना निकलता है, ठीक। शरीर में देखे होंगे बहुत सारे, अपने हाथ पैर पर देखिए तो छोटे छोटे बाल दिखाई देंगे, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, ठीक। उन छिद्रों से पसीना निकलता है तो वहाँ पर या त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, ठीक। यही क्या करती हैं? पसीनों को बाहर निकालने का कार्य करती हैं, ठीक। पसीना क्या है? हमारे शरीर का एक अपशिष्ट पदार्थ है। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ होता है जो श्वेत ग्रंथियों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। अगला है दुग्ध ग्रंथि, है ना। तो दुग्ध ग्रंथि महिलाओं में पाई जाती है। और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं इनमें क्या होता है? यही दुग्ध ग्रंथियों के माध्यम से दुग्ध का निर्माण होता है और दुग्ध स्रावित होता है, जिससे बालक दुग्ध का पान कर सकता है, ठीक। अश्रु ग्रंथि के विषय में अभी हमने जस्ट बताया कि जो अश्रु ग्रंथि होती है तो चाहे हम बहुत दुख में हो, चाहे हम बहुत खुशी में हो ना, ऐसी स्थितियों में जब हमारी आंखों से आंसू निकलता है तो उस समय ये अश्रु ग्रंथियाँ एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से आंसू या पानी निकलता है आँख से, ठीक।
अगला है यकृत। यकृत जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये निर्माण किसका करती है? यकृत पित्त रस का निर्माण करती है जो पित्ताशय में स्टोर होता है। अगला है जठर ग्रंथियाँ। तो जो जठर ग्रंथि होती है ये जठर रस का निर्माण करती है। पाई कहाँ जाती है? आमाशय की दीवार में। ठीक, इसको हटाया जाता है। अब तक हुआ नलिका युक्त ग्रंथि या बाह्य स्रावी ग्रंथि। अब दूसरे नंबर पर है, अच्छा इसमें ये चीज़ें जान लो। दूसरे नंबर पर मैं बता रहा हूँ इस ग्रंथि को, मिश्रित ग्रंथि को, है ना, या ऐसे ही जान लो दूसरे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही है, छोटी वीडियो में बनाने के लिए सोचा था। दूसरे नंबर पर है नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि, है ना। अच्छा, नलिका विहीन ग्रंथि, इसे नलिका विहीन, इसमें देखिए इसका जो स्राव निकलता है वो नलिकाओं के माध्यम से नहीं निकलता, वो डायरेक्ट ही ग्रंथ से निकलता है और खून में मिल जाता है ना। तो इस वजह से इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसे अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, या अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना। नलिका विहीन ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्राव निकलता है, इस ग्रंथि से जो स्राव निकलता है वो नलिकाओं के माध्यम से ना होकर डायरेक्ट ही रक्त में मिल जाता है। ठीक, और इसी वजह से इसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथि से बहुत सारी ग्रंथियां हैं, उसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ मैं ग्रंथियों के विषय में ही बताऊंगा कौन कौन सी ग्रंथियां, ना। तो इसमें ग्रंथियों को लिखिएगा, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और है थायराइड, सी पैराथायराइड, डी थाइमस, थाइमस, और क्या है, अगला है पीनियल, और एक ग्रंथि और है जिसे हम लोग एड्रिनल, एड्रिनल या अधिवृक्क, एड्रिनल या अधिवृक्क के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं उनकी संख्या है 6। मुख्य रूप से जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि, है ना। अच्छा, इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सारी ग्रंथियां क्या करेंगी, कब अपना स्राव निकालेंगी, इसको क्रियान्वित करने या इन ग्रंथियों को क्रियान्वित करने का कार्य यही ग्रंथि पीयूष ग्रंथि ही करती है। कि ये सब कब अपना स्राव निकालेंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करती है पीयूष ग्रंथि, है ना। इस वजह से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, दूसरी है थायराइड, थायराइड ग्रंथि।
गले में पाई जाती है ना, जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, जिसकी कमी से क्या होता है, घेंघा नामक रोग हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग। अगला है पैराथायराइड, फिर इसके बाद थाइमस है, पीनियल ग्रंथि है, एड्रिनल या अधिवृक्क। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है या अधिवृक्क ग्रंथि होती है, ये हमारे वृक्क या किडनी के जस्ट ऊपर ही पाई जाती है, किडनी पर ही पाई जाती है ना। तो इस प्रकार से जो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनकी संख्या इतनी है और यही सारी ग्रंथियाँ हैं, है ना। यहाँ पर सभी का नाम लिख दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा कि नलिका विहीन ग्रंथि कौन कौन सी है, याद रखिएगा, ठीक। अगला नंबर है मिश्रित ग्रंथि। नंबर 3 है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, अच्छा, इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, इस ग्रंथि का कुछ भाग जो होता है वो कैसा कार्य करता है, नलिका युक्त ग्रंथि की तरह, और कुछ भाग नलिका विहीन ग्रंथि की तरह, है ना। तो इस वजह से इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसका कुछ भाग नलिका युक्त और कुछ भाग नलिका विहीन, है ना। तो जो मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि का कुछ भाग नलिका युक्त ग्रंथि की तरह कार्य करता है और कुछ भाग नलिका विहीन ग्रंथि की तरह कार्य करता है। इस वजह से इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जैसे 2-3 मिश्रित ग्रंथियां हैं। एक है अग्न्याशय, एक है अग्न्याशय। अग्न्याशय, देखिए अग्न्याशय की स्थिति कहाँ है कि जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय के जस्ट नीचे अग्न्याशय पाया जाता है। ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये लगभग जे आकार की होती है, इसका आकार लगभग जे आकार का होता है। आमाशय के कहाँ पर पाया, जस्ट नीचे ही पाई जाती है। ये किसका स्राव करती है? अग्न्याशय जो है ये, अगर मैं एंजाइम की बात कर लूँ तो अग्न्याशयिक रस का स्राव करती है। और अगर मैं हार्मोन की, अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखना, हार्मोन से याद आया कि ये जो ग्रंथि, ये सारी, इसमें जितनी भी ग्रंथियां हैं सब किसका स्राव करती है? हार्मोन का स्राव करेंगी सब, है ना। नलिका विहीन ग्रंथि जितनी भी होती हैं सब किसका स्राव करती हैं? हार्मोन का, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। भाई, हम किसी चीज़ को देखें हंस दिए, किसी चीज़ को देखें रो दिए, ये सारे काम कौन करता है? हार्मोन करता है ना। और यहाँ पर अग्न्याशय की चर्चा चल रही थी। तो अग्न्याशय का जो नलिका युक्त भाग होता है, यहाँ से निकलता है अग्न्याशयिक रस। यहाँ से अग्न्याशयिक रस निकलता है, जो क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। और जो नलिका विहीन ग्रंथि होती है, नलिका विहीन ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन, है ना। इसमें देखिए लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। अल्फा कोशिका पाई जाती है, बीटा कोशिका पाई जाती है। तो जो बीटा कोशिका होती है, यहाँ से बीटा कोशिका जो होती है, बीटा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है, इसे क्या कहते हैं? बीटा कोशिका से क्या निकलता है? हार्मोन, है ना, जिसे इंसुलिन के नाम से जानते हैं। इंसुलिन, ये क्या करता है? इंसुलिन रक्त में जो शुगर का लेवल होता है उसको कम करके रखता है, यानी कि उसको बढ़ने नहीं देता है। कभी कभी इसी हार्मोन की कमी हो जाती है, जब इंसुलिन की कमी होती है तो शुगर का लेवल ये कम नहीं कर पाता, इससे शरीर में शुगर जमा होने लगता है ना, और व्यक्ति
मधुमेह रोग से ग्रस्त हो जाता है। ठीक, तो जो नलिका विहीन ग्रंथि होती है उससे उसमें हार्मोन निकलते हैं ना, अभी हमने बताया कितना, अल्फा बीटा गामा, है ना, इस प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, बीटा से तो यहाँ पर बता दिया एग्जाम्पल में, और गामा से कौन सा, एक एफ कोशिका पाई जाती है, एफ कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है ना, और वो करता क्या है, ये चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग कब, अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।